हेलो एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम अगेन टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नियो क्लासिकल एज और अगस्टन एज के एक बहुत ही फेमस ऑथर, बहुत ही फेमस पोएट, स्टाइलिस्ट और ट्रांसलेटर अलेक्जेंडर पोप को। दोस्तों, अलेक्जेंडर पोप इस एज के सबसे बड़े राइटर माने जाते हैं। दोस्तों, अलेक्जेंडर पोप इस एज के सबसे बड़े राइटर माने जाते हैं अगस्टन एज के। जब रेस्टोरेशन एज का लिटरेचर काफी ज्यादा वल्गर हो गया था, तो अब कुछ राइटर्स ऐसे आए जैसे कि अलेक्जेंडर पोप है, जोनाथन स्विफ्ट है। इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये सोसाइटी को रिफॉर्म करेंगे। इस एज को अगस्टन एज और न्यू क्लासिकल एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन राइटर्स ने, जो क्लासिक्स राइटर हैं, उन राइटर्स को फॉलो करना शुरू किया, उनके पैटर्न को कॉपी किया, उनके स्टाइल को कॉपी किया। लेकिन इनसे एक बड़ी गलती क्या हुई, ये उनकी थॉट को कॉपी नहीं कर पाए, इसलिए इसको बोला जाता है न्यू क्लासिकल एज। और जब ये राइटर थे उस टाइम पे जो रोमन किंग था अगस्टस सीजर, उसी के नाम पे इस एज का नाम पड़ा अगस्टन एज। जो क्लासिकल राइटर को ये राइटर कॉपी कर रहे थे, इसलिए इनको नियो क्लासिकल एज बोला गया। और किंग अगस्टस, जो अगस्टस सीजर था, उसके नाम पे अगस्टन एज भी इसको बोला गया। इसके अलावा इस एज को एज ऑफ कॉफी हाउसेस भी बोला जाता है, एज ऑफ न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर और पीरियडिकल्स की एज थी ये। बहुत सारे पीरियडिकल्स आए, न्यूज़पेपर आए। इसी एज में 1702 में इंग्लैंड में फर्स्ट न्यूज़पेपर आया था, द डेली करंट। द डेली करंट, जब इंग्लैंड की क्वीन एन बनी थी, क्वीन एन। और इसके अलावा एज ऑफ आर्टिफिशियल लिटरेचर भी बोला जाता है इसको, और एज ऑफ स्कैंडल्स। ठीक है, इतने सारे नाम हैं इस एज के, तो ये याद रखने हैं आपको। अब हम अगर बात करें इसी एज की, तो इस एज के बारे में मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला है। मैथ्यू आर्नोल्ड कॉल्ड इट आवर इंडिस्पेंसिबल एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि इस एज को किस क्रिटिक ने एज ऑफ प्रोज और एज ऑफ रीजन बोला है। तो ये याद रखना, मैथ्यू आर्नोल्ड कॉल्ड इट आवर इंडिस्पेंसिबल एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। पोप इज नोन एज मास्टर। अब अलेक्जेंडर पोप की हम बात करें तो उसको क्लोज कपलेट का मास्टर बोला जाता है। क्लोज कपलेट होता है किसी भी जो पोएम है उसकी जो क्लोजिंग लाइन होती है, टू लाइंस क्लोजिंग लाइन, उसको क्लोज कपलेट बोलते हैं। और अलेक्जेंडर पोप को मास्टर बोला जाता है क्लोज कपलेट का। इस टर्म को कॉइन किया था एडमंड वॉलर ने। एडमंड वॉलर ने इस टर्म को कॉइन किया था, क्लोज कपलेट को। और जोनाथन स्विफ्ट ने अलेक्जेंडर पोप के बारे में बोला है, वट एवर वी कैन फिक्स इन 6 लाइन, पोप कैन फिक्स इन 2 लाइन्स। तो बहुत बड़ी बड़ी जो मीनिंग्स हैं, बहुत बड़े जो पैसेज से जो मीनिंग निकलते हैं, वो अलेक्जेंडर पोप सिर्फ 2 लाइन में बता सकते हैं, ऐसा बोला है जोनाथन स्विफ्ट ने। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 1688 में इनका जन्म हुआ था। जब ये ईयर था, ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था जब इंग्लैंड में, ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोला जाता है इसको। और 1744 में अलेक्जेंडर पोप की डेथ हो जाती है। और जोनाथन स्विफ्ट और अलेक्जेंडर पोप दोनों ही फेमस राइटर हैं इस एज के, दोनों स्टाइलिस्ट हैं। और जोनाथन स्विफ्ट की डेथ होती है 1745 में। तो ये 2 मेजर ऑथर थे। इन दोनों की डेथ के बाद ये एज खत्म हो जाती है। उसके बाद एज ऑफ ट्रांजिशन और प्री रोमांटिक एज स्टार्ट होती है। अलेक्जेंडर पोप सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली कोटेड राइटर है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन में इनका दूसरे नंबर पे नाम आता है विलियम शेक्सपियर के बाद। ठीक है, हिज फ्रेंड्स वर टोरी राइटर्स। अब टोरी और विग्स, ये 2 पार्टी थी वहां पे। अलोंग विथ हुम ही फॉर्म्ड स्क्रिबलर्स क्लब। इनके क्लब का नाम है स्क्रिबलर्स क्लब। 1713 में इस स्क्रिबलर्स क्लब को डेवलप किया था अलेक्जेंडर पोप ने। इसमें दूसरे जो मेंबर हैं उनके नाम है जॉन गे, जोनाथन स्विफ्ट, थॉमस पार्नेल और जॉन आर्बथनोट। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में कभी भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो इसमें जो मेंबर के नाम है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। वोल्टायर एक राइटर है, इन्होंने पोप को बोला है द बेस्ट पोइट ऑफ इंग्लैंड एंड एट प्रेजेंट ऑफ ऑल द वर्ल्ड। ठीक है, बेस्ट पोइट, इंग्लैंड का बेस्ट पोइट और प्रेजेंट ऑफ ऑल द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इसको बेस्ट पोइट बोला है वोल्टायर ने। अब इनके वर्क्स की बात कर लेते हैं अलेक्जेंडर पोप के। वैसे क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे वर्क्स लिखे हैं अलेक्जेंडर पोप ने। हालांकि इनकी स्कूलिंग इतनी अच्छी नहीं रही थी। 4 फीट और 6 इंचेस इनकी हाइट थी। फिजिकली ये
इतना ग्रो नहीं कर पाए। हंचबैक था जिसकी वजह से स्कूल में बच्चे इसका मजाक उड़ाते थे, और काफी और जगह पे भी इसको, अलेक्जेंडर पोप को हंचबैक और हाइट की वजह से ह्यूमिलिएट होना पड़ा था। तो आगे मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले इनके वर्क की बात करें तो पेस्टोरल लिखा है 1709 में। इनकी डेट भी आपको याद करनी है। फर्स्ट मेजर वर्क है अलेक्जेंडर पोप का, और ये शुरू होता है स्प्रिंग से, देन समर, ऑटम, विंटर। ये चारों जो सीजन के नाम है किस तरह से ये क्रोनोलॉजी में दिए गए हैं वो आपको याद करने हैं। पहला है स्प्रिंग, देन समर, फिर ऑटम और विंटर। ठीक है, चारों को इस तरह से याद करना है, ये ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 में लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने। इसकी भी डेट इंपॉर्टेंट है, इसको 3 पार्ट में लिखा गया है। ठीक है, तो अब 3 पार्ट में किसकी बात की है इसने? इसने आइडेंटिफाइड, रिफाइन किया है अपनी खुद की पोजीशन एज ए पोइट और क्रिटिक, ये कहां पे स्टैंड करता है ये बात की है। ठीक है, और दूसरे जो पोइट है, इसके कंटेम्प्रेरी पोइट है, जिनको क्रिटिसिज्म ढंग से नहीं करना आता, उनको रिडिक्यूल किया है इस पोएम में। तो इसमें पोप ने सबसे पहले अपने जो फेलो पोइट्स हैं, जो फेलो क्रिटिक है, उनको बोला है फॉलो नेचर, कि नेचर को फॉलो करें। Pope comments on the classical authors who dealt with the such standard and authority should be accredited to them as per him. The final section discuss the more qualities of virtue inherent in the ideal critique, कि किस तरह से आप एक आइडियल क्रिटिक बन सकते हैं बिना किसी बायसनेस की। अगर एक किसी भी पीस ऑफ आर्ट में आप कमियां ढूंढते हैं, उसके साथ ही उसमें क्या क्वालिटीज हैं वो भी अगर आप ढूंढेंगे तो एक आप अच्छे क्रिटिक बन सकते हैं, ऐसा मानना था अलेक्जेंडर पोप का। तो थर्ड पार्ट में पोप ने ऑफर किया है, पोप ऑफर ए ट्रिब्यूट टू लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस भी क्रिटिसिज्म में काफी बड़ा नाम है इनका। तो इसके बारे में बोला है द बोल्ड लॉन्जाइनस ऑल द 9 इंस्पायर। इन दिस पोएम ही आल्सो अटैक जॉन डेनिस। जॉन डेनिस पे अटैक किया है। इसमें अपियस नाम का एक कैरेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है जॉन डेनिस को। एंड फाइनली ए ब्रीफ हिस्ट्री फ्रॉम एरिस्टोटल टू विलियम वेल्स। ये दो नाम भी याद रखना, एरिस्टोटल से लेकर विलियम वेल्स तक की इसने ब्रीफ हिस्ट्री को डिस्कस किया है इस वर्क में। इससे कोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारी कोटेशंस यहां से पेपर में क्वेश्चन बने हैं काफी सारे कोटेशन पे। लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बहुत फेमस भी है। लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग, टू err इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। इसका मतलब है जो इंसान गलती इंसान करता है, लेकिन जो माफ करने वाला होता है वो किसी डिवाइन से कम नहीं होता, वो किसी गॉड से कम नहीं होता। ट्रू विट इन नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड व्हाट ऑफ्ट वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन। ऑथर्स आर पार्शियल टू देयर विट, दिस ट्रू, बट आर नॉट क्रिटिक टू देयर जजमेंट टू। ये भी इंपॉर्टेंट है कोटेशन, सारी इंपॉर्टेंट है कोटेशन जो मैंने यहाँ पे डाली है। वर्ड्स आर लाइक लीव्स and where they must abound much fruit of sense beneath is rarely found। ये सारी आपको नोट करके अच्छे से इनको ये लाइंस याद करनी है। उसके बाद है फर्स्ट फॉलो नेचर एंड टू जजमेंट फ्रेम बाय हर जस्ट स्टैंडर्ड विच इज स्टिल द सेम। ये भी इंपॉर्टेंट है। फूल्स रश इन वेयर एंजल फियर टू ट्रेड। यहां से इस कोटेशन, इस लाइन से एक राइटर है जिन्होंने टाइटल लिया है अपनी एक नोवेल का, एंजल फियर टू ट्रेड। ये नोवेल का नाम है और राइटर का नाम है E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर जिसने एक वर्क लिखा है, बहुत ही फेमस वर्क है, ए पैसेज टू इंडिया। ठीक है, उन्होंने यहां से इस लाइन से अलेक्जेंडर पोप के एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म में से इस लाइन में फूल रस इन वेयर एंजल फियर टू ट्रेड, ये सेम इनकी नोवेल का नाम है। किसकी नोवेल है? E.M. फोस्टर की। तो E.M. फोस्टर ने टाइटल लिया है ऐसे उन क्रिटिसिज्म से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्क है द रेप ऑफ द लॉक। इस वर्क को, इसमें टोटल 5 कैंटोज है और 3 बार इसको पब्लिश किया गया था। पहले सबसे पहले 2 कैंटोज आए इसके 1712 में, देन उसके बाद 1714 में और फाइनल 1717 में। इसमें क्लैरिसा स्पीच को ऐड किया गया था, क्लैरिसा स्पीच। ठीक है, तो अब ये एक मोक हीरोइक नैरेटिव पोएम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोक हीरोइक नैरेटिव पोएम, फर्स्ट पब्लिश्ड अनोनिमसली इन लिंटन मिसलेनी पोएम्स 1712, 2 कैंटोज में। ठीक है, और ये एग्जांपल है हाई बर्लेस्क का। लिटरेरी एक डिवाइस है, ठीक है, तो जिसमें बढ़ा चढ़ा के चीजों को दिखाया जाता है उसको बोलते हैं बर्लेस्क।
इट वाज एक्सटेंडेड, फिर इसको एक्सटेंड किया गया 1714 में, इसको पब्लिश किया गया, और फिर 1717 में विद द एडिशन ऑफ क्लेरिसा स्पीच। देखो क्लेरिसा स्पीच इसमें ऐड किया गया था। तो कौन इंस्पायर करता है अलेक्जेंडर पोप को इस ये जो पोएम है द रेप ऑफ द लॉक, इसको लिखने के लिए? तो सबसे पहले यहां पे देखो, लॉक का मतलब क्या है? लॉक होते हैं बालों की जो लटें होती है, उनको बोलते हैं लॉक। और यहाँ पे रेप का मतलब है कट करना। इसमें एक लेडी है, उसकी जो लटें हैं उसको काट दिया जाता है, तो इसलिए इसका टाइटल पड़ा है द रेप ऑफ द लॉक। इसमें इस वर्क को लिखने के लिए अलेक्जेंडर पोप को इंस्पायर किया इसका एक फ्रेंड है जॉन कार्यल, इसने इंस्पायर किया था। एराबेला फर्मर, एंड इसमें जो मेन कैरेक्टर है बेलिंडा, बेलिंडा रिप्रेजेंट करती है किसको? एराबेला फर्मर को। ये रियल के कैरेक्टर हैं एराबेला फर्मर, और उसका शूटर है लॉर्ड पीटर, ठीक है, लेकिन इसका नाम है इसमें बेलिंडा। फैमिलीज हु सफर्ड लीगल रिस्ट्रिक्शन एंड पेनल्टीज। तो अब इसके लिए जब इसने ये वर्क लिखा था, पहले 2 कैंटो जब पब्लिश किए अलेक्जेंडर पोप ने, तो एराबेला फर्मर ने इस चीज के लिए अलेक्जेंडर पोप को कंप्लेंट किया कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया है। लेकिन अलेक्जेंडर पोप ने रिप्लाई किया, लेटर लिखा कि मैंने मजाक नहीं उड़ाया, मैंने जो 18th सेंचुरी की हाई एरिस्टोक्रेटिक जो वुमेन है, हाई रिच क्लास जो वुमेन है, उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है आपके कैरेक्टर को लेके, तो मैंने मजाक नहीं उड़ाया है। फिर इसके बाद अलेक्जेंडर पोप आगे परमिशन लेता है लिखने के लिए, और ये एराबेला फर्मर उसको परमिशन दे देती है आगे लिखने के लिए। इसके बाद वो आगे कंटिन्यू करता है इसको। तो ये 5 कैंटोज में इसको लिखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, काफी बार क्वेश्चन यहां से नेट के एग्जाम में आए हैं, तो आपको अच्छे से इसकी समरी पढ़नी है, ठीक है। और बेलिंडा के डॉग का नाम है इसमें सोक, ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है पेपर में। अब कौन से कैंटोज में लॉक कट की जाती है, कौन से कैंटो में वो एक गेम ऑफ ओम्बर खेलते हैं, वो सारी चीजें आपको याद करनी है। मैंने ये 2-3 पॉइंट लिखे हुए हैं इसमें। द लॉक इज एक्चुअली कट इन 3rd कैंटोज, और इसको सीजर लाके जो इसकी लॉक कट की जाती है, तो सीजर कौन देता है उसको? ये सीजर लाके देती है क्लेरिसा, जो 3rd पार्ट में है। क्लेरिसा सीजर लाके देती है, उसके बाद लॉक को कट किया जाता है। और पोप ने बेलिंडा को कंपेयर किया है सन से, सूर्य से कंपेयर किया गया है बेलिंडा को। डॉक्टर जॉनसन ने बोला है इन लाइफ ऑफ पोप, जो बायोग्राफी लिखी है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, 52 पोएट्स की बायोग्राफी है, जिसमें पोप के बारे में भी डिस्कस किया है, बहुत सारे और दूसरे ऑथर्स हैं उनको भी डिस्कस किया है इन लाइव्स ऑफ पोएट में, लाइव्स ऑफ पोएट, एमिनेंट पोएट। तो उसमें 52 पोएट्स की बायोग्राफी लिखी है, जिसमें पोप भी है। अब पोप के बारे में डॉक्टर जॉनसन ने बोला, इफ पोप बी नॉट ए पोएट वेयर इज पोएट्री टू बी फाउंड। अगर पोप एक पोएट नहीं होते तो हमें पोएट्री नहीं मिलती। इसका मतलब सीधा सा बोलने का है कि पोप ने ही पोएट्री को फाउंड किया है, ठीक है। तो आपको अच्छे से ये स्टार मार्क कर लो, इसको बहुत अच्छे से पढ़नी है ये। उसके बाद नेक्स्ट है विंडसर फॉरेस्ट, 1713 में इसको लिखा गया है। द पेस्टोरल कंबाइन ए सेलिब्रेशन ऑफ द रस्टिक कैरेक्टर एल्बियन विद द पॉलिटिशियन अफर्मेशन ऑफ द पीस अंडर क्वीन एन। इट डिस्क्राइब द कंट्री साइड अराउंड हिज हाउस। पेस्टोरल का मतलब ही होता है कंट्री साइड जो एरिया है उसकी बात करना, रूरल सराउंडिंग की बात करना, शेफर्ड्स की लाइफ को इंक्लूड करना, उसको पेस्टोरल बोलते हैं। डॉक्टर जॉनसन ने इस पे भी कमेंट किया है, called this kind of poetry as a local poetry। लोकेल पोइट्री होती है जिसमें लोकेशन बेस्ड पोइट्री होती है, लोकेशन को मेंशन किया जाता है, उसको बोलते हैं लोकेल टाइप ऑफ पोइट्री। सो विंडसर फॉरेस्ट इज नोन एज लोकेल टाइप ऑफ पोइट्री, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है पेरीबैथोस। पेरीबैथोस इज सब टाइटल, इसका सब टाइटल है द आर्ट ऑफ सिंकिंग इनटू पोइट्री। इसका मतलब ही ये है द आर्ट ऑफ सिंकिंग इनटू पोएट्री। इसका मेन एम था टू रिडिक्यूल द कंटेम्प्रेरी पोएट्स, जो इसके साथ के पोएट थे उनको रिडिक्यूल करना, उनको क्रिटिसाइज करना। ये पैरोडी है लॉन्जाइनस का एक वर्क है ऑन द सबलाइम, ठीक है, उसकी पैरोडी है ये। इन दिस पोएम पोप इंट्रोड्यूस द टर्म बैथोस। बैथोस टर्म किसने कॉइन की है? अलेक्जेंडर पोप ने। उसके बाद है एलिजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी। ये काफी इंटरेस्टिंग सी बात है इसमें। देखो, अलेक्जेंडर पोप को एक लेडी पसंद आती है, उसको वो प्रपोज करता है। ये
लेडी का नाम था लेडी मैरी मॉर्टले मोन्टांग, ये नाम था इस लेडी का। ये इसको प्रपोज करता है, बहुत ही हाई एरिस्टोक्रेटिक, हाई रिच, हाई एजुकेटेड लड़की थी ये। तो ये इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और इसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है, इसको बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया जाता है अलेक्जेंडर पोप को। तो अब इसने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो अलेक्जेंडर पोप बदला कैसे लेते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया अलेक्जेंडर पोप इस एज के सबसे बड़े स्टायरिस्ट माने जाते हैं। अलेक्जेंडर पोप ने खुद ये बात बोली है, आई हैव प्राउड पीपल नॉट अफ्रेड ऑफ गॉड बट अफ्रेड ऑफ मी। भगवान से नहीं डरते लोग, मुझसे डरते हैं। और रियल में ही लोग इस टाइम पे इससे डरते थे, इसके अगेंस्ट बहुत कम लोग लिखते थे क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक शायर लिखता था। तो अब इसने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको ह्यूमिलेट किया, इसका मजाक उड़ाया। तो बदले में अगले ही दिन अलेक्जेंडर पोप ने एलिजी लिखी, एलिजी ऑन द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी। ये एलिजी किस पे लिखी गई है, लेडी मैरी मोन्टांग पे। अपना बदला लेने के लिए, अपनी जो बेइज्जती इसने महसूस की थी उसका बदला लेने के लिए इसने एलिजी लिख दी एक जीवित इंसान पे। अलेक्जेंडर पोप पहले ऐसे राइटर हैं जिन्होंने किसी जिंदा इंसान पे एलिजी लिखी है। उसके बाद है एसे ऑन मैन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1732 से लेकर 1734 के बीच में इसको पब्लिश किया गया था। ये फिलोसॉफिकल पोएम है, हीरोइक कपलेट में इसको लिखा गया है। पोप इंटेंडेड दिस पोएम टू द centerpiece of a proposed system of ethics that was to be put forth in proposed system in poetic form. It is an attempt to vindicate the ways of God to man. इसकी थीम क्या है, vindicate the ways of God to man, a variation on Milton's attempt. जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में क्या थीम दी है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। लेकिन इसमें क्या है, टू विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ठीक है, दोनों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोनों थीम। इसमें और बात की है इसने, 4 एपिस्टल्स में इसको लिखा है दैट आर एड्रेस टू लॉर्ड बोलिंगब्रोक। इन दिस पोएम ही सेज दैट नो मैटर हाउ imperfect, complex, inscrutable and disturbing the universe appear to be, it functions in a rational fashion according to the natural law. नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग ही सब कुछ काम करता है, ऐसा बोला है। वोल्टायर ने फिर इस वर्क के बारे में बोला है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट सबलाइम डायडेक्टिक पोएम एवर रिटन इन एनी लैंग्वेज। ये क्वेश्चन पहले पेपर में आ चुका है कि ऐसा किसने बोला है, अलेक्जेंडर पोप के इस वर्क के बारे में, ऐसे ऑन मैन के बारे में। तो ये बोला है वोल्टायर। जीन पेरिडी क्रूज रोट ए बिटिंग कमेंट्री ऑन एसे ऑन मैन where he found that Pope had reserved a place for him in the डंसियार्ड। डंसियार्ड पे कमेंट किया है, डंसियार्ड को हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है, एन ऑनेस्ट मैन्स द नोटेबल वर्क ऑफ गॉड, नो देन thyself presume not God to scan, the proper study of mankind is man। ठीक है, अब गॉड को स्कैन करने की जरूरत नहीं है, इसने ऐसा बोला है, गॉड को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आदमी अपनी खुद की प्रॉपर तरीके से स्टडी करे तो समझो भगवान मिल गया। ठीक है, उसके बाद होप स्प्रिंग्स एटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट, मैन नेवर इज बट ऑलवेज टू बी द बेस्ट, व्हाट रीजन वेव्स बाय पैशन इज अनडन। ये भी एक लाइन है इसमें। उसके बाद है डंसियार्ड एंड मॉरल एसे। द डंसियार्ड नाम से पोएम है इसकी। इसमें एपिस्टल टू बर्लिंगटन, ये एक एपिस्टल है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ आर्किटेक्चर, इज द फर्स्ट ऑफ 4 पोएम्स ग्रुप्ड अंडर द टाइटल मॉरल एसे। इसमें 4 पोएम्स है, 4 पार्ट में है ये। द डंसियार्ड इज स्टायर पब्लिश्ड इन 3 डिफरेंट वर्जन। तो इसमें पहले ये मॉरल एसे के नाम से पब्लिश हुआ, फिर इसमें 3 वर्जन और आए 1728 में। ठीक है, 3 बुक्स में ये आई थी। इसकी अलग अलग पब्लिकेशन डेट है, 1729 है और एक 1743 है, ये डेट है तीनों इसकी। तो फर्स्ट वर्जन आया था द 3 बुक डंसियार्ड, सेकंड है डंसियार्ड वेरियोरम, और जो इसकी जो 4th वाली बुक है यानी कि जो 3rd वर्जन है द न्यू डंसियार्ड, ये 1743 में है। इट वाज रिप्लाई टू लेविस थियोबोल्ड एंड लेटर कोलिसिबर। ये किसके रिप्लाई में लिखा गया है, लेविस थियोबोल्ड के रिप्लाई में और कोलिसिबर के रिप्लाई में, जहां पे इसको लेटर कोलिसिबर रिप्लेस थियोबोल्ड। अब इसमें थियोबोल्ड की जगह पे अगला जो वर्जन आया उसमें रिप्लेस कर दिया गया कोलिसिबर को। द डंसियार्ड इन 4 बुक्स इज ए रिवाइज्ड वर्जन ऑफ द फर्स्ट 3 बुक्स विद ए न्यू कैरेक्टर बेस।
अब इसमें एक कैरेक्टर नया ऐड किया गया था फोर्थ वाली बुक में, बेज। द थर्ड पार्ट नेवर फिनिश्ड, हियर ही अटैक्ड पेंडेट्री एंड डलनेस एज एसोसिएटेड विद बोर्डम एंड स्लीप। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है, दे हैड ग्रेट डलनेस लेट्स द कर्टेन फॉल। ठीक है, ये कोटेशन भी आपको याद करनी है। उसके बाद है एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथ नोट। डॉक्टर आर्बथ नोट इसी का एक फ्रेंड है, स्क्रिबलर्स क्लब का मेंबर भी है ये एक स्टायर लिखा गया है, एड्रेस टू जॉन आर्बथ नोट। जॉन आर्बथ नोट ये एक फिजिशियन था, ठीक है, उसको लेके उसको एड्रेस किया गया है, लेकिन ये अटैक किसी और पे ही है। जॉन आर्बथनॉट इज द वन हु क्रिएटेड द कैरेक्टर जॉन बल। इट इज रिगार्डेड एज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ पोप इन विच ही डिफेंड his practice on the genre of satire and attacks those who had been an opponent and rival throughout his career। ठीक है, जो भी उसके राइवल रहे हैं, उसके ओपोनेंट है, स्पेशली उनके ऊपर स्टायर है ये द एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनॉट। इट रिवर्स हिज ओन लिटरेरी करियर एंड इंक्लूड द फेमस पोर्ट्रेट ऑफ लॉर्ड हार्वे एज ए स्पोरस एंड एडिसन एटिकस। अब ये दोनों इनको रिप्रेजेंट करते हैं, स्पोरस रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड हार्वे को, ठीक है, और एडिसन रिप्रेजेंट करता है एटिकस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से कंटेम्प्रेरी राइटर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट कुछ लाइंस है, शट शट द डोर गुड जॉन फटीक आई सेड टाई अप द नोकर आई एम सिक आई एम डेड। ये ओपनिंग लाइन है इसकी, शट शट द डोर फटीक। हु ब्रेक्स ए बटरफ्लाई अपॉन ए व्हील, ये अगली लाइन है। ट्रूथ एंड सेंटिमेंट आई इंटेंड टू थिंग्स। तो ये दो चीजें कौन कौन सी है, कौन कौन सी दो चीजों को इंटेंड किया है अलेक्जेंडर पोप ने, ट्रूथ एंड सेंटिमेंट, इन दो चीजों को। ऑफ बीइंग पब्लिक द पब्लिक मे जज, गुड फ्रेंड्स फॉर बियर यू डील एंड डेंजरस थिंग, आई वुड नेवर नेम क्वीन मिनिस्टर और किंग्स। पेपर में आ चुकी है कोटेशन। उसके बाद डैम विद फेंट प्रेज assent with evil leer and without sneering teach the rest to sneer, willing to wound but you afraid to strike। ये भी इंपॉर्टेंट है लाइन। उसके बाद है द वर्क ऑफ शेक्सपियर इन 6 वॉल्यूम, इट वाज रिडिक्यूल्ड बाय लेविस थियोबर्ट। अब जो 6 वॉल्यूम में शेक्सपियर के वर्क को इसने डिस्कस किया है, स्टडी किया है, तो इसमें इस वर्क को, वर्क ऑफ शेक्सपियर इन 6 वॉल्यूम, इसको लेविस थियोबर्ट ने रिडिक्यूल किया है, यानी कि क्रिटिसिज्म किया है इस वर्क का। और इसने क्रिटिसिज्म कब किया, इसने एक बुक लिखी थी शेक्सपियर रिस्टोर्ड के नाम से, ये बुक लिखी है लेविस थियोबोल्ड ने, ठीक है। लेविस थियोबोल्ड ने शेक्सपियर रिस्टोर्ड नाम से एक बुक लिखी है जिसका सबटाइटल है ए स्पाइसमैन ऑफ मैनी एरर्स। इस बुक में अलेक्जेंडर पोप के इस वर्क को, द वर्क ऑफ शेक्सपियर इन 6 वॉल्यूम को क्रिटिसाइज किया है लेविस थियोबोल्ड ने, ठीक है। उसके बाद है पोप की ट्रांसलेशन। पोप की बहुत ही फेमस ट्रांसलेशन है, इसने होमर को ट्रांसलेट किया है। अभी रिसेंट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा ऑथर है जिसने होमर को ट्रांसलेट किया है। तो होमर की ट्रांसलेशन के लिए 2 ऑथर काफी ज्यादा पॉपुलर है, एक जॉर्ज चैपमैन है, जॉर्ज चैपमैन, और एक पोप है। और भी काफी सारे, मैंने ट्रांसलेशन पे भी एक अलग से वीडियो बनाई है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। सो ये थोड़ा सा मैंने रिवीजन करवाया है, ओवरव्यू दिया है अलेक्जेंडर पोप के वर्क्स के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज subscribe the channel and press the bell icon so you will get the notification for the upcoming videos. So stay connected, be safe, God bless you.